Good morning, everyone. In the previous class, we had learned the entries to be done in case of redemption of debentures, right? Any doubt in that? No, sir. No, sir. Okay, good. Now, debentures may be redeemed in lump sum or in installments. Suppose 10 lakh rupees के debentures हैं, तो we may redeem all of them together on the date of maturity, or they may be redeemed in installments. 2 lakh के debentures in a particular year, next year let us say 3 lakh के debentures, फिर next year let us say 1 lakh के debentures. They can be redeemed in installments also. Clear? Yes, sir. Now, concept of DRI encashment in case of redemption in installments. अगर 10 लाख रुपीस जो हमने एग्जांपल लिया था कल, 10 लाख के डिबेंचर से सारे एक साथ रिडीम हो रहे थे, ठीक है? तो हमने डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 15% ऑफ 10 लाख. हाउ मच? वन लाख Sir, 50,000. 1,50,000. यस, Sir, 150. यस. और रिडेम्पशन से जस्ट पहले हमने उस इन्वेस्टमेंट को एनकैश कर लिया था, ठीक है? Now, if debentures are to be redeemed in installments, then how should we go about it? Let's see this example. I had sent you these questions, 2 questions. Have you noted them down? Yes, sir. And I also asked you to make format of journal in 2 pages. Have you done that too? Yes, sir. Good. So first question or example, rupees 10 lakh debentures to be redeemed in 5 equal annual installments. What does this mean? In 5 equal annual installments. मतलब 5 साल में रिडेम्पशन होगी और हर साल कितने अमाउंट के डिबेंचर्स रिडीम होंगे? सर इक्वल अमाउंट के होंगे. तो कितना हुआ इक्वल अमाउंट? 2 lakhs. 2 लाख पर ईयर. 2 लाख पर ईयर, ठीक है? इसका मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट हमने बनानी है 15% किसकी? 2 लाख की, क्योंकि 15% किसका होता है? अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन करंट ईयर. तो किसी भी एक करंट ईयर में 2 लाख के डिबेंचर रिडीम होने हैं, तो 2 लाख का 15% कितना हुआ? Sir, 30,000. 30,000. यस, ठीक है? तो 30,000 रुपीज की अब पहली फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में हम क्या करेंगे? 30,000 की डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट कर देंगे. फर्स्ट ईयर के एंड में डिबेंचर रिडीम करने से पहले 30,000 को एनकैश करो और फिर इमीडिएटली 30,000 और इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगले साल फिर नेक्स्ट ईयर एंड में फिर से 2 लाख के रिडीम होने हैं. फिर एनकैश करो 30,000 रिडेम्पशन से पहले, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए 30,000 इन्वेस्ट करो. तो एक तरीका तो ये हो सकता है एंड इट इज फाइन, बट थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है ये कि भाई सपोज 31 मार्च को रिडेम्पशन हो रही है, तो 31 मार्च को हमने 30,000 की इन्वेस्टमेंट एनकैश करी और लेट अस से अप्रैल में फिर से इन्वेस्ट कर दिए 30,000 कुछ ही दिन के गैप में. तो अनदर थिंग दैट वी कैन डू इज, फर्स्ट ईयर में जो हमने 30,000 इन्वेस्ट किए, क्योंकि हर साल 5 साल तक हमें 30,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, हर साल 2 लाख के डिबेंचर्स रिडीम होने हैं, उसका 15% 30,000 हमें 5 साल तक चाहिए लगातार. तो हम फर्स्ट ईयर में जो इन्वेस्ट करें उसे हम एनकैश ना करें, इन्वेस्टेड ही रहने दें. सेकेंड ईयर भी क्योंकि उतना ही अमाउंट चाहिए इन्वेस्टमेंट का, थर्ड ईयर भी उतना ही चाहिए, फोर्थ ईयर भी उतना ही चाहिए. सीधे हम उसे जाकर एनकैश करें फिफ्थ ईयर की रिडेम्पशन से जस्ट पहले. यानी
5th ईयर की 31st मार्च को, रिडेम्पशन वाली डेट पे। तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हमने 30,000 इन्वेस्ट कर दिए, एंड में रिडीम किए डिबेंचर्स, सेकेंड ईयर के एंड में रिडीम किए, इस तरह से करते करते 5th ईयर की रिडेम्पशन वाले दिन, रिडेम्पशन से पहले 30,000 इन्वेस्टमेंट को एनकैश कर लिया। इज दिस क्लियर? यस सर। सो दिस इज अ बेटर अप्रोच। इंस्टेड ऑफ हर साल आप पहले एनकैश करो इन्वेस्टमेंट को, फिर इन्वेस्ट करो कुछ ही दिन के गैप में, या मे बी एक ही दिन के गैप में, ठीक है? तो उससे बेटर है हम उतना अमाउंट इन्वेस्टेड ही रहने दें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी चाहिए, नेक्स्ट ईयर भी चाहिए। जब फाइनली 5th ईयर के एंड में पहुंच गए, जब नेक्स्ट ईयर में हमें वो इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, उस रिडम्पशन से पहले हम उसे एनकैश कर लें। क्लियर? यस सर। अच्छा, इसमें तो था इक्वल इंस्टॉलमेंट, हर साल सेम अमाउंट के डिबेंचर्स रिडीम होने हैं 2 लाख के। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, रिडेम्पशन हर साल के एंड में होनी है, लेकिन अलग अलग अमाउंट की। फर्स्ट ईयर के एंड में 2 लाख के डिबेंचर्स रिडीम होने हैं, सेकेंड ईयर के एंड में 3 लाख के रिडीम होने हैं, थर्ड ईयर के एंड में 1 लाख, फोर्थ ईयर के एंड में 2 लाख, 5th ईयर के एंड में अगेन 2 लाख। इस तरह से 10 लाख के डिबेंचर्स रिडीम होने हैं, ठीक है? अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, ये टेबल भी आपने बनाया होगा, 1 2 3 4 5 ईयर लिख लिए, और ईयर एंड में जितने के डिबेंचर्स रिडीम होने हैं वो लिख लिया। फर्स्ट ईयर एंड 2 लाख, देन 3 लाख, देन 1 लाख, देन 2 लाख, देन 2 लाख। यहां तक क्लियर? Yes, sir. नाउ लेट अस लुक एट द अमाउंट ऑफ DRI। फर्स्ट ईयर में 2 लाख के डिबेंचर्स रिडीम होने हैं एंड में, तो फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है? 2 लाख का 15% कितना हुआ? 30,000. 30,000। 30,000, ठीक है? ये लिखते जाओ साथ साथ अब इस टेबल में। तो शुरू में हमने ईयर के इन्वेस्टमेंट कर दी 30,000 की, और अब ईयर एंड में हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। नेक्स्ट ईयर कितने के डिबेंचर्स रिडीम होने हैं? 3 lakh. 3 लाख के, 3 लाख का 15% 15 per 45। तो फर्स्ट ईयर के में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी 30,000, नेक्स्ट ईयर में उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इसलिए फर्स्ट ईयर के एंड में हम एनकैश कुछ नहीं कर रहे। सेकेंड ईयर के बिगनिंग में 15,000 और इन्वेस्ट कर रहे हैं, 30 पहले से इन्वेस्टेड थे, 15,000 और इन्वेस्ट कर दिए, तो अब टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 45,000. 45,000। और हमें 45,000 ही चाहिए थी सेकेंड ईयर के लिए, है ना? Yes, sir. नेक्स्ट ईयर कितने अमाउंट के डिबेंचर्स रिडीम होने हैं थर्ड ईयर के एंड में? 1 lakh. उसके 1 हिसाब lakh से का हमें 15 इन्वेस्टमेंट थर्ड ईयर में कितनी चाहिए? 15,000. और ऑलरेडी हमारी 45 है, तो Yes, सेकेंड sir. ईयर की रिडेम्पशन से पहले हम 45,000 में से 30,000 की इन्वेस्टमेंट एनकैश कर लेंगे। इससे क्या होगा, 15,000 की इन्वेस्टमेंट रह जाएगी जो हमें थर्ड ईयर के लिए चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. नाउ लेट अस लुक एट थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में 15,000 अब हमारे इन्वेस्टेड है, और कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर कितने के डिबेंचर्स रिडीम होने हैं? 2 lakh. और 2 उसका लाख के। 15% कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए फोर्थ ईयर में हमें? 30,000. तो 15 से तो ज्यादा चाहिए, इसलिए इस 15,000 को हम थर्ड ईयर के एंड में एनकैश नहीं करेंगे, ठीक है? तो थर्ड ईयर के एंड में एनकैश कुछ नहीं किया। फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में 15,000 इन्वेस्ट और कर दिए, क्योंकि 15,000 पहले से थी इन्वेस्टमेंट, 15,000 और बढ़ा दी, तो 30,000 इन्वेस्टमेंट हो गई। यहां तक क्लियर? Yes, sir. फिफ्थ ईयर में कितने अमाउंट के डिबेंचर्स रिडीम होने हैं? 2 lakh. 2 लाख। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? 30,000. और 30,000। 30,000 फोर्थ ईयर में हमने ऑलरेडी हमारे पास है 30,000, तो फोर्थ ईयर के एंड में हम कुछ भी एनकैश नहीं करेंगे, सीधे अब फिफ्थ ईयर के एंड में जाके हम 30,000 एनकैश कर लेंगे रिडेम्पशन से पहले। इज इट क्लियर? Yes, sir.
Yes, सो sir. इन दिस वे हर साल रिडम्पशन से पहले हम ये देखेंगे कि अगले साल हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी जितनी इन्वेस्टमेंट है, अगर उससे कम इन्वेस्टमेंट चाहिए नेक्स्ट ईयर, तो डिफरेंस वाला अमाउंट एनकैश कर लो, और अगर उतना ही या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए नेक्स्ट ईयर, तो एनकैश कुछ भी मत करो। क्लियर ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. इसी तरह से हर ईयर के बिगिनिंग में हम देखेंगे हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए कितनी और पहले से कितनी है। अगर पहले से जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज लेस, रिक्वायर्ड इज मोर, तो और अमाउंट इन्वेस्ट कर दो। जैसे यहाँ पे 45,000 चाहिए, पहले से 30 है, तो 15,000 और इन्वेस्ट कर दिया सेकंड ईयर के बिगिनिंग में। और अगर पहले से सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है जितनी हमें चाहिए थी, तो फिर कुछ भी इन्वेस्ट मत करो उस साल के बिगिनिंग में। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नाउ Sir, जी बोलो। in case हमारा लास्ट ईयर में अगर हमें 1 लाख का हमें करना होता रिडीम, ठीक है, हाँ, तो हमारे पास DRI रिक्वायरमेंट हो जाती 15,000। 15,000 हो जाती है यहाँ पर। यस, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हमारे पास 30,000 है। यहाँ पर हो जाती है 15। तो हम फोर्थ ईयर के एंड में ये देखते कि भाई नेक्स्ट ईयर हमें 1 लाख के डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के एंड में। उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए 15,000। हमारे पास ऑलरेडी है 30,000, तो इसमें से 15,000 एनकैश करो। 15 हम इन कैश। यस, तो फोर्थ ईयर के ठीक एंड है में सर। हम 15,000 एनकैश कर लेते। क्लियर? ओके सर। क्लियर है ये एग्जांपल अब? Yes, sir. Okay, so let's do this illustration now. सान्या पढ़ो illustration. Indoor Toys Limited had 12% debentures of rupees 8 lakh on 31st March 2018. These debentures were redeemed as follows. Debenture of 2,50,000 on 30 September 2018, 3,50,000 on 31st October 2019, and 2 lakhs on 31st August 2020. Past journal entries except those of interest. तो इंटरेस्ट ये आपने ध्यान देना है क्वेश्चन में। कई बार क्वेश्चन में आपको दिया होता है कौन सी एंट्रीज करनी है। अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता पास्ट जर्नल एंट्रीज, तो इंटरेस्ट वाली भी करनी होती, सभी करनी होती। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है एक्सेप्ट दोज ऑफ इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट वाली एंट्रीज नहीं करनी। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या होगी ये बताओ, और कब होगी सान्या? सर फर्स्ट एंट्री हम DRR क्रिएट करेंगे। वेरी गुड, रिजर्व क्रिएट करेंगे। किस डेट पर क्रिएट करेंगे? सर और पहली 30 redemption- सितंबर को शायद करेंगे। पहली रिडम्पशन होनी है 30 सितंबर 2018। ठीक है, तो इससे पहले DRI क्रिएट करना होगा कौन से डेट पे? इन्वेस्टमेंट कब करनी सर होगी? 31 में 2018। 30 अप्रैल 2018 को इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और इन्वेस्टमेंट से पहले हमें रिजर्व क्रिएट करना होगा 31 मार्च को। तो किस डेट पे रिजर्व क्रिएट होगा? तो 31 मार्च 2018 पे। यस, एंट्री बताओ रिजर्व क्रिएट करने की। बैलेंस इन स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। यस, लिखते जाओ ये साथ में। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई नो द नेम इज वेरी लॉन्ग, लेकिन ये पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। इसमें कुछ भी शॉर्ट में नहीं लिख सकते किसी भी नेम में। टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। 8 लाख के डिबेंचर्स हैं। बाय डिफॉल्ट हम मानते हैं, कुछ नहीं दे रखा तो, कि
हमें 10% DRR क्रिएट करना है, तो 8 लाख का 10% कितना हुआ? 80,000 80,000 सर। सरप्लस ट्रांसफर टू DRR। नरेशन में आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो इसकी, DRR की, DRI की, लेकिन एंट्री में नहीं लिखनी। यस सर पर हमें ये जो DRR का रेट है वो हमें उस क्वेश्चन में स्पेसिफाई करा होगा ना, यार क्वेश्चन सारे में तब तो 10% है। यहाँ पे किया हुआ स्पेसिफाई? नहीं नहीं सर, मैं वैसे इन जनरल पूछ रहा हूँ कि सर वैसे तो स्पेसिफाई करा होगा ना, नहीं तो फिर तो 10% ही लेंगे। हाँ, कल मैंने आपको बताया था 3 पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपको दे रखा हो कि किस रेट पे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है या कितने अमाउंट का करना है, तब तो आप उसी अमाउंट का कर दोगे। यस सर। सेकंड पॉसिबिलिटी आपको दे रखा है डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, तब कितना करोगे? सर जितना प्रॉफिट होगा उतने के डिवेंचर्स रिडीम कर देंगे। नहीं नहीं, तब आउट ऑफ रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको बताया था कल, 100% रिजर्व क्रिएट करना है, उसका ये मतलब है जितनी फेस वैल्यू के ओके सर। डिबेंचर्स रिडीम होने हैं उसका 100% रिजर्व क्रिएट करना है, ठीक है। ओके सर। थर्ड पॉसिबिलिटी, आपको कुछ नहीं दे रखा कितना अमाउंट या कितना रेट रिजर्व क्रिएट करना है, किस रेट पे, तो सबसे पहले आप देखोगे कि कंपनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंकिंग कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उनमें से कोई तो नहीं है जो एग्जेम्प्ट है। अगर उनमें से कोई है तो DRR क्रिएट नहीं करना। अगर ओके ऐसा सर। भी कुछ नहीं दे रखा तो फिर 10% करना है, ओके सर। ठीक है। थैंक यू। इसमें नहीं दे यस रखा सर। ऐसा कुछ तो हमने 10% क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री किस चीज की आएगी सक्षम? सर अब उसकी ये रिजर्व क्रिएट अब इन्वेस्टमेंट की करेंगे सर। वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट की डेट क्या Invest- होगी? सर 30 सितंबर 2018 को। नो, सान्या? सर इन्वेस्टमेंट हमें क्रिएट करना जरूरी है। बहुत जरूरी है, यस। अगेन यस सर। क्वेश्चन में आप देखोगे अगर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इन्वेस्टमेंट कितनी करी तो उतना करेंगे, कुछ मेंशन नहीं है तो आप देखोगे इन्वेस्टमेंट के लिए जो कंपनीज एग्जेम्प्ट है उनमें से कोई तो नहीं है, अगर है तो इन्वेस्टमेंट नहीं क्रिएट करेंगे। कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितनी करेंगे? 15% करेंगे। किसका 15%? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का। 8 लाख का? यस सर। नो मैम। टू बी रिडीम सर, डिबेंचर टू बी रिडीम। यस, डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड विद इन करंट ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो यस सर। डिबेंचर्स कितने रिडीम होने हैं 2,50,000। करंट ईयर में? 2,50,000 के। ये टू ध्यान लैख रखना है, फिफ्टी थाउजेंड DRR होता है 10% ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, टोटल जितने भी अमाउंट के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है फेस वैल्यू उसका 10%। लेकिन DRI होता है जितने के डिबेंचर्स रिडीम होने हैं करंट ईयर में उसका 15%। तो 2,50,000 का 15% 37,500। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट invested in DRI. डन सर। नेक्स्ट एंट्री अब किस चीज की आएगी? सर इंटरेस्ट की तो हमें करनी नहीं है, करनी नहीं है, यस। अदरवाइज इंटरेस्ट की आती। हाँ, अदरवाइज यस सर। इंटरेस्ट ड्यू की आती, फिर इंटरेस्ट पेमेंट की आती, फिर TDS डिपॉजिट करने की आती। वो एंट्रीज अब नहीं करनी क्योंकि लिखा हुआ है क्वेश्चन में। नहीं करनी है। हाँ, तो नेक्स्ट अब तो कौन सी DRI आएगी? एनकैश की। वेरी गुड। अब देखो DRI हमें एनकैश करना है या नहीं, कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट ईयर कितने रिडीम होने हैं? 3,50,000। 3,50,000। नेक्स्ट ईयर 3,50,000। इस ईयर से ज्यादा के रिडीम होने हैं तो DRI भी इस साल से ज्यादा चाहिए होगा नेक्स्ट ईयर। यस सर। यस तो सर। तो फिर हम एनकैश करेंगे या नहीं?
No, sir. नहीं नो करेंगे। सर। तो नेक्स्ट एंट्री फिर किस चीज की आ जाएगी? सीधे रिडेम्पशन ड्यू की आ जाएगी। Okay, sir. 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स 2,50,000 डिबेंचर्स रिडेम्पशन ड्यू। यस सर। And then next entry will be for Debenture redeem. redeem, payment made to debenture holders. Yes. Entry क्या होगी? डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। debit. Debenture holders debit to bank account 2,50,000 amount paid to debenture holders. सर हम अभी DRR का अकाउंट क्लोज तो नहीं करेंगे ना? बताओ आप। देखो DRR क्लोज करने के लिए क्या लिखा हुआ है एंट्री में, ब्रैकेट में? नहीं करेंगे सर शायद। आपको क्या लिखवाया था मैंने? प्रोपोर्शनेट अमाउंट राइट ऑफ करेंगे हर रिडेम्पशन के बाद। हमने 8 लाख के डिबेंचर्स पे 80,000 का रिजर्व क्रिएट किया हुआ था। अब 8 लाख में से 2,50,000, 8 लाख का 10% 80,000 था, 2,50,000 के डिबेंचर रिडीम हो गए, तो उसका 10% यानी 25,000 का रिजर्व जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। So debenture redemption reserve account debit to general reserve account 25,000. Proportionate DRR transferred to general reserve. Yes sir. Now next entry will be for सर अब नेक्स्ट ईयर की होगी? नेक्स्ट ईयर की सर करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट एंट्री किस चीज की आएगी? DRR तो सर हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है। DRR तो ऑलरेडी है, यस। इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड। यस सर, तो फिर इन्वेस्टमेंट की करेंगे। 3,50,000 का 15% कितना हुआ? टेन परसेंट कितना हुआ 3,50,000 का? सर 35,000। 35,000 और उसका आधा कितना हुआ? सर ये हो जाएगा 15%, 52,500। 52,500। और हमारे Yes, पास sir. ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में कितना है? 37,500। तो इसका मतलब हमें और कितनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है अभी? $15,000। यस, 15,000। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डेट होगी अब 2019 अप्रैल 30th। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट to bank account 15,000 invested in DRI. Yes sir। Next entry will be for redemption debenture due। redemption due on which date?
Sir, 31st October 2019. Yes. So 31st October 2019 पहले इन्वेस्टमेंट एंड कैश करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के कम अमाउंट के डिबेंचर्स रिडीम होने हैं, देखो 2 लाख के रिडीम होने हैं, ठीक है। Okay, sir. तो 1,50,000 कम अमाउंट के रिडीम होने हैं, तो 1,50,000 का 15% 22,500 इन्वेस्टमेंट हम एनकैश कर लेंगे अब, क्योंकि 2 लाख पे हमें 15% कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, 30,000, ऑलरेडी कितनी है 52,500, तो 22,500 की इन्वेस्टमेंट एनकैश कर लेंगे। अक्टूबर 31st बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 22,500 इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश। यस सर। और उसके बाद फिर हम रिडेम्पशन ड्यू की एंट्री करेंगे। 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, कितना अमाउंट 3,50,000. 3,50,000 डिबेंचर्स रिडेम्पशन 50,000। अब सर हम वो कर देंगे अमाउंट पे कर देंगे। वेरी गुड। तो एंट्री डिबेंचर होल्डर्स डेबिट डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 350 3,50,000 3,50,000 टू डिबेंचर होल्डर्स। Yes, sir. Next Yes, entry sir. will be for Investment in नहीं, oh sir. देखो ये पेमेंट के बाद कौन सी एंट्री हुई, account close. Account close. कौन सा अकाउंट अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे सर। DRR. क्लोज नहीं होगा अभी, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर होगा डीआरआर में से जनरल रिजर्व में। Okay, sir. प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना हुआ 3,50,000 का 10%। 35,000। Yes. So debenture redemption reserve account debit to general reserve account 35,000. Proportionate DRR transferred to general reserve. Yes, sir. Yes, sir. Next entry will be for Investment in cash भी नहीं करेंगे. इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है अब थर्ड ईयर में। No, sir. नो सर। पहले से ही 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्ट Yes, करने की sir. जरूरत नहीं है। एंड कैश करेंगे। Yes, sir. यस, क्योंकि इसके बाद तो और कोई रिडेम्पशन होनी नहीं, तो अब इसे एनकैश करने की एंट्री आएगी सीधा। Yes, sir. विच डेट, August date. 2020. Redemption date 31st August 2020. Bank account debit to debenture redemption investment account 30,000 investments and cash. सर ये 30,000 अमाउंट कैसे आई है? हमारे पास 2019 में देखो शुरू में इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास 37,500, ठीक है। उसके बाद हमने 15,000 और इन्वेस्टमेंट कर दी थी, तो कितना हो गया था इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 52,500. 52,500। फिर हमने सेकेंड ईयर के एंड में एनकैश कर ली थी, उसमें से कितनी 22,500. तो बैलेंस 22,500। Okay. बैलेंस कितना बचा 30,000. 30,000, तो वो 30,000 अब हमने एनकैश कर लिए। क्लियर?
Okay, sir. Yes, sir. Next entry will be Debentures due. entry क्या होगी? 12% debenture account debit to debentures holder 2 lakh. Very good. 12% debentures account debit to debenture holders 2 lakh. 2 lakh. Debentures redemption due. Redemption due. Yes, sir. Next Yes, entry. sir. Amount paid to debenture holders. Very good. What will be the entry for that? Debenture holder account debit to bank account 2 lakhs. Very good. Debenture holders debit to bank account. Bank 2 lakh. account 2 lakh. Amount paid to debenture holders. Yes, sir. Next entry. अब सर अब क्लोज कर देंगे हम सर अब क्लोज हो जाएगा सर, अब डिवेंचर DRR DRR क्लोज हो जाएगा. कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा अब जनरल रिजर्व में? 2 लाख का 15%. हाँ 30,000. DRR में तो 10% होता है ना. हाँ तो 20,000. 20,000. So debenture redemption reserve account debit to general reserve account 20,000. 20,000. Proportionate DRR transferred to general reserve. Yes, sir. Question complete. Any doubt? Anyone in redemption of debentures? No, sir. No, sir. Okay. With this chapter is complete. Now you will complete the remaining questions of this chapter in your notebooks. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir.